अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज़ और आगाज़ में सबसे पहले बात होगी फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। और अर्जेंटाइन की अगर हम बात करें, अर्जेंटाइन मुसलसल दूसरी और ओवरऑल छठी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। दिफाई चैंपियन टीम ने रिवायती हरीफ इंग्लैंड से आखिरी लम्हात में 2-1 से फतह छीन ली। अगर हम बात करें मेसी की, तो उनका इवेंट का ये 9वां गोल करने के एम्बापे से आगे तो वो नहीं निकल सके, लेकिन अगर हम उनके गोल्स की बात करें, कल के मैच में उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो दोनों गोल्स जो किए उसमें मेसी की मुआवनत शामिल रही। अर्जेंटाइन ने फतह के बाद फॉकलैंड जज़ायर से मुतालिक मुतनाज़ बैनर भी लहरा दिया है, लेकिन क्या फीफा इस पर कार्रवाई कर सकता है? क्या ये इसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है? फाइनल में अब अर्जेंटाइन का मुकाबला जो है वो स्पेन से होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तीसरी पोजीशन के मैच की, तो इंग्लिश टीम और फ्रांस का मुकाबला होगा सैटरडे नाइट को थर्ड पोजीशन के लिए। क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, तो क्या इंग्लैंड ने वाइट बॉल कोच के लिए पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन को पेशकश की है? और आईसीसी ने क्रिकेट को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पुराने फॉर्मेट तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इसमें क्या चेंजेस होंगी, ये भी अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। और जावलिन थ्रो के पाकिस्तानी स्टार अरशद नदीम आज रात स्विट्ज़रलैंड में एक्शन में होंगे। सो टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद यूसुफ अंजुम, मुफास करीम और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी। और हमें दोबारा से वक्त दिया है, हमने एक बड़ी रिक्वेस्ट भी की है, नासिर इस्माइल साहब ने भी हमें आज फिर ज्वाइन किया है। कोच हैं, एक्सपर्ट हैं फुटबॉल के और इसके साथ इंटरनेशनल फुटबॉलर भी हैं। उनको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम बात करें कल रात के मैच की। यकीनन बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। अगर हम बात करें 84 मिनट्स तक इंग्लैंड ने प्रॉपर ग्रिप रखी अपनी मैच पर और ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो ये मैच जीत जाएगा। लेकिन अगर हम अर्जेंटाइन की बात करें, तो उन्होंने प्रूव किया कि जो उनकी गेम थी उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, वो कंसिस्टेंट रहे अपनी परफॉर्मेंस पे। और उन्होंने स्पेशली जो एक प्रेशर था जहाँ पर लोग हिम्मत छोड़ चुके थे, उन्होंने वो रखा और 85 मिनट में उन्होंने मैच का पासा पलट दिया और सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने दोनों गोल्स किए और इंग्लैंड के हाथ से फतह छीन ली। क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस पे? जहाँ तक आप फुटबॉल की बात करते हैं अर्जेंटाइन की, तो नो डाउट कि फुटबॉल तो अर्जेंटीना का हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है और उन्हें बड़े बड़े लेजेंड जो है वो दुनिया फुटबॉल को दिए हैं। और जिस तरीके से कल उन्होंने कमबैक किया और 2 गोल किए, इसमें मैं 2 चीजें मांगूंगा आपको। लेकिन जो कोचिंग है ना, कोचिंग का शोबा बहुत डिफिकल्ट शोबा है, आसान काम नहीं है। इंग्लैंड के कोच ने कल जो गलतियां की हैं आखिरी के 10 मिनट के अंदर, उन्होंने अपनी अच्छी खासी खेलती टीम को, कि जब इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया तो वो बहुत अच्छा प्रेशराइज करके खेल रहे थे, हाई प्रेसिंग के साथ खेल रहे थे और उन्होंने अर्जेंटीना को काफी तंग करके रखा और बॉल पोजीशन भी उन्होंने अपना ठीक रखा। लेकिन इन डाइंग मोमेंट उनको ये फील हुआ कि यानी अब हमारे ऊपर बहुत एग्रेसिव हो रहा है, तो उन्होंने अपने अटैकर्स को बिठा के सब्स्टिट्यूट करके डिफेंस को इंक्लूड कर दिया। जब आप डिफेंडिंग मेंटालिटी के साथ इन डाइंग मोमेंट उतरते हैं ना, तो फिर आप वर्ल्ड कप लेवल के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता भी है कोच को कि यार अर्जेंटीना को यहाँ पे आउटराइट फेवर दिया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड कप में उनको रेफरीज की सपोर्ट हासिल है। उसके बावजूद अब आप जो है वो अपना ऑफेंस बढ़ाने की बजाय डिफेंस को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं और आप अपने ही जोन को के अंदर खेलना चाहते हैं। डिफेंस को मजबूत करने का मतलब ये कि आप अपने जोन में खेलना चाहते हैं। जब आप अपोनेंट के जोन में खेलते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हैं, जब आप अपने ओन जोन में खेलते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये तो कोच की मिस्टेक थी। लेकिन जो सेकंड गोल अगर आप देखें तो मेसी ही वाज क्लियरली आउटसाइड और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, समझे ना, कि पूरी दुनिया इसके ऊपर हैरान है कि अभी तक अर्जेंटीना का कोई भी रिव्यू नहीं लिया गया इस वर्ल्ड कप में कि यार अगर कल वो जो ऑफसाइड क्लेम किया कोच ने भी जाके और कप्तान ने भी जाके कहा कि जो मेसी का ये ऑफसाइड है आप इसको रिव्यू में ले, उसे रिव्यू भी नहीं लिया। तो इस किस्म के डिसीजन से नजर आ रहा है क्लियरली कि ये वर्ल्ड कप पूरा तैयार करके रखा गया अर्जेंटीना के लिए और कहा गया कि जी बस आप जीते हम मौजूद हैं। तो दिस इज वेरी अनफेयर विद फुटबॉल।
सही। नासिर इस्माइल साहब, जहां पर डिसीजंस की बात हो रही है, लेकिन अब हम अगर जैसा कि आगाज़ में भी बात की है, मुतनाज़िर डिसीजंस कहा जा रहा है, लेकिन अर्जेंटाइन की अगर हम गेम की बात करें, जिस टेक्निक से उन्होंने कल ये गोल किए हैं, स्पेशली आपने भी जिक्र किया, अगर हम उनके कोच, इंग्लैंड के कोच की बात करें, टैकल की, उन्होंने जिस तरह से सब्स्टिट्यूशंस की आपने बात की, और फिर अगर हम उसके ऑपोजिट अर्जेंटाइन के कोच सेकलोनी की बात करें, उन्होंने जिस तरह टाइमली सब्स्टिट्यूशंस दी हैं, दोनों कोच की परफॉर्मेंसेस पर आप क्या? नासिर इस्माइल साहब जी देखिए, एक तो जो इसके कोच है, इंग्लैंड के कोच है, वो जर्मन कोच है, और जो अर्जेंटीना के साथ है वो उनके लोकल कोच है, और कंसिस्टेंटली वो ये तीसरा वर्ल्ड कप जो है ये अर्जेंटीना के साथ ज्वाइन है। तो एक कोच की कंटिन्यूटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है कि टीम के साथ उससे उसकी केमिस्ट्री डेवलप होती है, उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, प्लेयर और कोच के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो ये किसी भी चीज के लिए, व्यक्ति के लिए आपका कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि अर्जेंटाइन इस टूर्नामेंट में फाइनल में दोबारा पहुंची है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप के अंदर, हालांकि मैं भी अर्जेंटीना का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन मैं बड़ा मायूस हुआ इस दफा फीफा की इस तरीके से डिसीजन से रेफरीज के, कि जिस तरीके से उनको आउटवर्ड सपोर्ट की जा रही है, और आप ये देखेंगे आखिरी में वो सारे मैचेस गोल करके जीत रही है। तो ये क्वेश्चन है, और ये बड़ा लिमिटेबल क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये वर्ल्ड कप की किताब लिखी जाएगी और जो लोग इसके ऊपर बुक्स लिखेंगे, उसमें इस वर्ल्ड कप के मुतालिक बहुत आर्टिकल लिखे जाएंगे। ये आपको बहुत जल्द वर्ल्ड कप के बाद नजर आ जाएगा। आपको क्या लगता है, ये आखिर में जैसा आपने जिक्र किया, आखिरी में गोल करके जीत रही है, क्यों आखिर में गोल करी है? क्या स्ट्रेटेजी, क्या रीजन है इसके पीछे? लेकिन अब बात, मैंने आपको फिर एक बात कही ना कि अगर आपके साथ 11 प्लेयर और 3 प्लेयर वो कि जो ग्राउंड में मुनसिफ है, वो मुनसिफ का रोल प्ले ना करे और वो पार्टी बन जाए, तो उसके बाद तो बहुत बड़ा जिगर हो जाता है, समझे ना, प्लेयरों का कि यार कोई इशू नहीं है, बड़ा प्रेशराइज करो। उसको पीछे से प्लेयरों को मार भी रहे, इंग्लैंड की गिरा भी रहे, उनको फाउल नहीं दे रहा। अर्जेंटीना के किसी भी प्लेयर को हल्का सा भी फिजिकली टच हो तो फौरी तौर पर जो है वो फाउल दे देता है। तो इस किस्म के स्टॉपिंग डिसीजन जो होते हैं ना, अगली टीम को की परफॉर्मेंस को, उसके मोरल को डाउन करने के लिए जो है ना वो किए जाते हैं, और ये मुस्तकिल अर्जेंटीना को फेवर देने के लिए हर मैच में ये किया गया है, और सारी दुनिया देख रही है ये, और बड़ा अजीब सा महसूस होता है। मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि यार इतने बड़े वर्ल्ड कप के अंदर जो है इस किस्म के 22 डिसीजन हो रहे हैं सिर्फ अर्जेंटीना को ऊपर लाने के लिए। सही। नासिर साहब साथ ही रहेगा, दीगर जो पैनलिस्ट हैं उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अर्जेंटाइन जिस तरह से कल मैच जीता, उसके बाद उन्होंने जो फॉकलैंड्स माल्विनास का बैनर लहरा दिया, आपको लगता है कि ये फीफा कोड ऑफ कंडक्ट की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी? अगर हम सेकलोनी की बात करें तो उन्होंने मैच से पहले कहा था कि ये पॉलिटिकल नहीं बनेगा, लेकिन एंड पे ये बन गया। बिल्कुल, और ये ना सिर्फ इस मैच में, इससे पहले भी इन्होंने किया है, क्योंकि इन लोगों का पहले तारीखी एक झगड़ा रहा है। तो जब पता था, और फीफा का जो कवानीन है वो भी इजाज़त नहीं देते इस तरह की पॉलिटिकल या कोई भी चीज़ करने की, इसके बावजूद ये कर रहे हैं, तो फिर इसको देखना तो चाहिए फीफा को। और मेरा ख्याल है कोई ना कोई शायद कार्रवाई भी इस पे होगी, क्योंकि इस अगर हम वर्ल्ड कप में देखें तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इसमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती रही सारा। और एक मैच ऐसा भी हुआ था जिसमें गालिबन ईरान के कोच थे, उन्होंने भी एक फ्लैग उठाया था, फ़लस्तीन का था शायद, और भी चल रहे थे। तो वो तो चलो एक सही चीज़ थी, यहाँ पर ये अपने लेकर आ गए। तो ये इस तरह से हो रही है, अगर जैसे उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ तो शायद इस वक्त भी कुछ ना हो। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी नज़र आई जिसकी वजह से टेंशन बहुत था, दोनों टीमों के दरमियान भी बहुत टेंशन था प्लेयर्स में, और मैच के बाद भी झड़पें भी हुई शायकीन की, और मैच से पहले भी हुई, और बल्कि लंदन तक में झड़पें हुई हैं। तो ये था तो ऐसे ही ये मैच, इसमें ये सब बातें थी एक्सपेक्टेड के होंगी। और जिस तरह नासिर साहब बहुत अच्छी तरह से ये डिस्क्राइब करते हैं मैच के हवाले, ज़ाहिर है फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं और कोच हैं, इन्होंने ये जो पॉइंट आउट की हैं चीज़ें अर्जेंटाइन की, तो मुझे इनकी बातें सुन के और जो मैंने पढ़ा और जो मैंने देखा वो देख के ऐसे ही लग रहा है जैसे क्रिकेट में इंडिया की टीम है ना, कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और हर चीज़ में फिर उसके प्लेयर्स के साथ भी फेवर किया जाता है, जैसे कोहली वगैरह बड़े इवेंट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अर्जेंटाइन की टीम है कि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा है उनको, क्योंकि आखिर तक उनको रखना था, उनको मैच जितवाना था। इस वक्त
नज़र तो ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं। नो डाउट गेम उनका अच्छा है और वो जीते भी हैं अच्छा परफॉर्म करके, लेकिन ये चीज़ मेक श्योर की गई है कि ये हारे ना, चाहे वो जिस तरह भी किया गया हो। कल के जैसे पहले हाफ में भी मैंने भी पढ़ा भी बाद में कि कई ऐसे फाउल थे जो देने चाहिए थे जो नहीं दिए। पिछले मैचों में भी इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। तो ये मसाइल तो हैं, ये फीफा ने इनको फेवर बहुत किया। शायद कमर्शियल एंगल इसमें हो, क्योंकि ज़ाहिर है मेसी को भी लोग पसंद करते हैं और चाहते भी हैं कि टाइटल का अपना ये लोग दिफा करें। लेकिन जो भी है, अगर फेयर प्ले पे भी देखते तो शायद ये पहुंच ही जाते, या हो सकता है एक मैच पहले हुआ था ऐसा जिसमें हारने का चांस ज़्यादा था इनका, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वर्ल्ड कप दागदार भी हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें इन लोगों ने खुद भी की हैं फीफा ने, जैसे ईरान के साथ मसाइल हुए कि उनको वीज़े के हवाले से तंग किया, या जिस तरह उनको एक मैच खेलो मैक्सिको जाओ फिर वापस आओ, फिर और भी जो चीज़ें वो तो ओवरऑल फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस रहे जिन पर इस तरह से बात की गई। यूसुफ, मेसी की अगर हम गेम के हवाले से बात करें, इस एज में भी इतनी इफेक्टिवनेस इसके हवाले से, बिकॉज जो कल दोनों गोल्स हुए मार्टिनेज ने किया, फर्नांडिस ने किए, बट इसमें मेसी किसी तरह से शामिल रहे, उनका वो पास था और डिफेंडर्स जो थे उन्होंने बहुत कोशिश की इंग्लैंड के कि हम कंटेन कर सकें मेसी को, लेकिन फिर भी वो डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से स्पेशली आप क्या कहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, मेसी यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल का, जितना तजर्बा था, स्किल थी, उन्होंने खूब उसका मुजाहरा किया, इसके टीम को फ़ायदा भी हुआ। एक हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में फेयर प्ले की, और फीफा तो इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि खेल के दौरान दोनों टीमों को यकसा मौके मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेसी बहुत बड़ा नाम है, बहुत उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और लोग उसको पूजा भी करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आपको देखा कि रियारी में एक बहुत बड़ी तादाद है जो मेसी के फॉलोअर्स की, यंगस्टर की। मेसी का टीम के साथ होना एक ब्रांड वैल्यू में भी इजाफा करता है, उसके फीफा को उससे ज़्यादा माइलेज भी मिलती है, व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा होती है। और कल जो सेमीफाइनल हुआ सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इसको मैच कहा गया है फीफा की तरफ से भी। यकीनी तौर पर जो फाइनल होगा इससे ज़्यादा जानदार होगा, क्योंकि उसमें दोबारा मेसी इन एक्शन होंगे। मेसी का चूँकि ये छठा वर्ल्ड कप है और जो मैच वो हारेंगे यहीं पर उनका जो करियर वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेसी के हवाले से मैं नासिर इस्माइल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि ख़ास तौर पर थोड़ा सा उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उनके बाद फैसले रेफरीज़ के ऐसे थे जिनकी वजह से उसको लगता था कि साफ़ तौर पर मेसी को फेवर दी गई है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक लॉबी भी हो जो चाहती हो कि मेसी कम से कम फ़ाइनल ज़रूर खेले, क्योंकि एक बड़ा नाम है, मार्केटिंग हवाले से भी यकीनी तौर पर इस पर कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मेसी इन चीज़ों की वजह से मकबूल है। मेसी ने अपनी काबिलियत, अपनी बलबूते पर, अपनी फॉर्म की फ़िटनेस की वजह से यहाँ तक अपनी बर्तरी साबित की है। उसने साबित कर दिया कि प्रेशर गेम में वो ज़्यादा हिम्मत नहीं हारते, बल्कि अपनी स्किल, उसकी अपनी तवा रखते हैं और पूरी टीम के लिए कोशा रहते हैं हमेशा। जब भी मद्दे मुकाबले टीमें आती हैं तो उनका यही होता है कि तरीक़ाकार के मेसी पर 3 या 4 अटैकर या डिफेंडर जो हैं उसको उन पर चढ़ा दिया जाए कि वो मेसी को किसी सूरत भी खाली जगह ना दे। लेकिन मेसी ने अपने सिर्फ ये नहीं देखे कि मैंने सिर्फ गोल करने, बल्कि उन्होंने अपने पासेस के ज़रिए गोल भी करवाएं, जिसकी वजह से उनकी टीम को फ़ायदा हुआ। कल के मैच में भी हमने ऐसा ही देखा कि जो उनका पास था जिस पर हेड के ज़रिए मार्टिनेज ने गोल किया, वो शानदार गोल्स को कहा जा सकता है। बिल्कुल। नासिर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, कहिएगा अब अर्जेंटाइन और स्पेन दोनों फाइनल में हैं, तो आपको क्या लगता है फाइनल की स्ट्रेटजी, फाइनल की फेवरेट कौन है? फेवरेट तो मैं डेफिनेटली जिस तरीके से स्पेन ने आउट क्लास किया फ्रांस को, तो मैं समझता हूँ कि वो टीम एक यंग टीम है। एवरेज एज उनकी आई थिंक 26 साल उनकी एवरेज एज है फ्रांस की, अपना स्पेन की। तो अगर यही फुटबॉल उन्होंने खेला और अगर के 22 डिसीजन ना हुए इस मैच के अंदर, क्योंकि जिसकी उम्मीद भरपूर है कि वो करेंगे, क्योंकि इनका देखें ना, आप लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग ब्रांडिंग की, मार्केटिंग ब्रांडिंग से ये चीज़ बहुत ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इसकी जो प्राइज मनी है वो अभी तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतनी बड़ी प्राइज मनी विनर को कभी नहीं मिली। ठीक है, और इसके अंदर अभी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन FBI ने शुरू कर दी है। जो मैच इजिप्ट का हुआ था उसके बाद इसके ऊपर पूरी दुनिया की एजेंसी जो एक्टिव हो गई, और जो इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट, उनके ऊपर बहुत बारीक नजर रखी हुई है तमाम एजेंसीज ने। और फीफा के अंदर भी डेफिनेटली देखें, एक इदारे के अंदर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 इन्फेंटिनो के फेवर क्यों।
जब एग्जेक्टिव है, काउंसिल है, बहुत बड़ा इदारा है फीफा, उसके अंदर जब सैम ब्लैटर जैसे को उन्होंने नहीं छोड़ा करप्शन में और तमाम चीजों पे, तो इन्फेंटिनो क्या चीज है। हालांकि वो सिंपैथी हासिल करने के लिए अब टीमों को बढ़ा के वो जो है वो चौखट में ले जाना चाहते हैं, लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन फीफा कभी भी करप्ट आदमी को या इस किस्म के जो वाइस हो या फेवरेटिज्म की तरफ जा देगा। फीफा प्रेसिडेंट की सेलिब्रेशन बनती नहीं है किसी भी टीम के गोल करने के ऊपर उसके गले मिलना, जाके अगले से मिलना। पिछले वाले मैच में देखे अर्जेंटाइन जब इजिप्ट को जीता था तो कैसी सेलिब्रेशन उन्होंने की, मुझे तो नजर आ रहा है कि वो उसके फैन होना अच्छी बात है, लेकिन सेलिब्रेशन इस तरीके से बैठे बैठे आदमी फीफा प्रेसिडेंट ताली बजाए, अंगूठा दिखाए, ओके, लेकिन गले मिलना और जाके अगली टीम को लेट डाउन करना, दिस इज नॉट द वे टू एक्ट ऑफ द फीफा प्रेसिडेंट। सही, ठीक है। मुफाज, आपकी क्या प्रेडिक्शन है फाइनल को लेके, स्पेन वर्सेस अर्जेंटाइन? देखें, फाइनल मैच से आने से पहले तो कल तो हम कांग्रेचुलेट कहते हैं अर्जेंटाइन को। थ्रू आउट द इवेंट उन्होंने उस तरह नहीं खेला जैसे इल्ज़ाम लगते रहे कि ऑस्ट्रिया को हरा के, कैप वर्डी को हरा के ये आगे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इनको फेवर दी गई है। लेकिन कल जिस अंदाज से अर्जेंटाइन के खिलाड़ी खेले हैं, मतलब जश्न मनाया जा रहा था पूरी दुनिया में, एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि यार इंग्लैंड एक दफ़ा इन्हें हरा दे तो मीम्स की बरसात कर दें। लेकिन फिर जैसे आपने कहा, मेसी ने असिस्ट किए 2 गोल और मार्टिनेज ने जो एंड वाला गोल किया हेड किक 80वें मिनट में ये आए हैं, ये तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है। और ये 85 मिनट पे बिल्कुल ये गोल। मिलान टीम है उनके, ये कैप्टन भी रह चुके हैं, अपने तजर्बे का उन्होंने फ़ायदा उठाया और आखिरकार ये मैच जीते हैं। और जहाँ तक फाइनल प्रेडिक्शन की बात है, अब अर्जेंटाइन के लिए आगे मुश्किलात होंगी क्योंकि स्पेन डिफेंसिव अप्रोच उनकी सबसे ज़्यादा मजबूत रही है थ्रू आउट द इवेंट। बेल्जियम ने सिर्फ उनके खिलाफ एक गोल किया है और बेल्जियम जैसी टीम भी बहुत तगड़ी थी, उसमें केविन डी ब्रुयने की बात करें और लुकाकू, लेकिन उनको उन्होंने हराया। राउंड ऑफ 16 में पोर्चुगल जो सबसे मोस्ट फेवरेट टीम रही है इवेंट की, उनको हराना, फिर आगे जाके बेल्जियम का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर हम अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन फीफा की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उस पर सवालिया निशान तो हिफ्जा लाजमी लगा है। ईरान के साथ जो कुछ किया गया 5 वो तो ट्रंप के इंटरवीन करने के बाद फैसला चेंज करना, फोन किया। और सोमालिया के जो रेफरी हैं, मतलब ऐसी मिसाल कभी हमने नहीं देखी है, एक इंटरनेशनल रेफरी, एक क्वालिफाइड रेफरी, उसको वापस आपने भेज दिया। फिर जैसे ईरान का जिक्र हो रहा था, दीगर टीमें इजिप्ट के साथ किया गया, पहले दफ़ा हमने देखा कि VAR की जो फैसिलिटी है वर्चुअल असिस्टेंट की, वो भी नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये नहीं है एक आधे मैच के बाद हम ये कहने लग जाएं कि जी अब बड़े अच्छे इन्होंने मौके पैदा कर दिए, जबकि पुराने गुनाह धुल जाएंगे, इस तरह नहीं है। अच्छी बात है, अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन अब जो फाइनल मैच है उस पर कोई प्रेडिक्शन मेरा ख्याल नहीं कर सकता। स्पेन की कोशिश ये, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, सपोर्ट करने के लिए बात तो नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि स्पेन की टीम जरूर जीते। चले, मुफाज की ख्वाहिश है कि स्पेन जीते। लेट्स सी कि ये मुकाबला यकीनन एक टफ जो है वो कंपटीशन होने वाला है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटाइन। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे साथ नासिर इस्माइल साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। माइक हसन की अगर हम बात करें तो वो इंग्लैंड के टेस्ट कोच के रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्या लगता है उनके लिए ये डिसीजन लेना कितना आसान है, या वो क्या डिसीजन करेंगे? उनका डिसीजन तो पहले ही सामने आ गया जब उनसे करीबी जो ज़राए वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है अगले साल तक की है और वो ऑलरेडी 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसकी प्लानिंग में मसरूफ़ है आकिब जावेद के साथ। जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद इनकी पोजीशन बहुत वीक हो गई थी और ये भी लग रहा था कि शायद इनको हटा दिया जाए, लेकिन आजकल इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। ख़ास तौर पे आकिब जावेद जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पोजीशन होल्ड करते हैं, डायरेक्टर भी हैं वो और सेलेक्टर भी हैं, तो मिल के दोनों काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चांस है नहीं। काफ़ी सारे नाम इंग्लैंड ने जो मीडिया है वो दे रहा है, इनमें एक हेसन का भी था, एंडी फ्लावर जो फेवरेट लगते हैं और उनको इजाज़त भी दी जाएगी कि वो चाहें तो IPL में भी काम करें इसके साथ। तो वहाँ पे जो मैकोलम हैं जिन्होंने बेस्ट बॉल मुतारफ़ कराया था, टेस्ट क्रिकेट भी एक डिफरेंट अंदाज में जा रहा है, अंदाज में खेलने का। अब जब टीम मुसलसल टेस्ट हारी तो उनको फारिग कर दिया गया था, वो सिर्फ वाइट बॉल के कोच हैं, टेस्ट में वो ढूंढ रहा है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो फ़िलहाल हेसन को यहाँ पर कोई ऐसा इशू है नहीं जिसकी वजह से वो छोड़ कर जाएँ, तो इसीलिए वो फुली कमिटेड है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नेक्स्ट ईयर है। और वर्ल्ड कप में भी हमें लगता है कि वही नज़र आए। हाँ, अगर कैप्टन की बात की जाए तो सलमान अली आगा की पोजीशन वीक है और ऑलरेडी 2-3 नाम इस पे आ चुके हैं जिन पे बात हो रही है, लेकिन चूंकि अभी कोई मैच होना नहीं है वाइट बॉल का, तो इसलिए कोई डिसीजन भी नहीं हो रहा। सही। मुफाज, आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
देखिए, क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है इस बारे में कि 9 जो उम्मीदवार थे उनमें इनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेकिन आप देखें, इंग्लिश टीम अगर इनको शॉर्टलिस्ट किया भी है तो ब्रेंडन मैकलम जैसे बड़े कोच उनके पास रह चुके हैं जिसने बेसबॉल क्रिकेट इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा एंडी फ्लॉर जिन्होंने 3 दफ़ा कंसेक्टिवली उनको एशिया सीरीज जितवा दी, रैंकिंग भी नंबर 1 कर दी। लेकिन अगर अब वो माइक हैसन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम सबको फिर हाथ खड़े करके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ही रहम करे इंग्लिश टीम पर कि वो अगर माइक हैसन को लाना चाहते हैं। और ये भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि इनका जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वो जो एक रोल रहता है ना, अमल दखल, वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि ODI और T20 तक ही महदूद किया गया है। इस बात पर भी ये खफा हैं। और सलमान अली आगा का भी इन्होंने एक नाम दिया था अपनी तरफ से, इनके बहुत मोस्ट फेवरेट हैं, जिसे कंसिडर नहीं किया गया, फिर बाबर आजम कैप्टन बन गए। तो इस तरह की खबरें वो जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वैसे रिसोर्सेज के मुताबिक जो चीज़ें हैं सारी की इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने तरदीद भी कर दी इस मामले में। अब आने वाले दिनों में मज़ीद खबरें सामने आएंगी तो उस पर कमेंट किया जा सकेगा। यूसुफ, अगर हम सबसे पहले आज आपसे, मैं स्विट्ज़रलैंड में जो इस वक्त अरशद नदीम का मुकाबला होने जा रहा है डायमंड लीग में, वो एक्शन में होंगे, उनकी इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम से पहले ये कितना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है? देखें, इस्लामिक गेम जो हुई थी रियाज में, वहाँ पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने किसी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर उन्होंने पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग की, उनकी फ़िटनेस के भी इशू थे, लेकिन अब वो मुकम्मल फ़िट हैं। और यही इसलिए उन्होंने एक इंतखाब किया कि स्विट्ज़रलैंड में यह कोई इवेंट होने जा रहा है, आज उसमें अब हिस्सा लूँ। उससे उनको अपना आइडिया होगा कि उनकी फ़िटनेस का मेयार क्या है, कितनी थ्रो वो कर सकते हैं और किस कदर उनको मज़ीद थोड़ा अपनी जो ट्रेनिंग उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी। तो ये उनके लिए एक बिल्डअप इवेंट के तौर पर हम ले रहे हैं। इसके बाद जो उनका असल टारगेट वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स ही हैं। 2022 में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता था। अब यहाँ पर 23 जुलाई से ग्लासगो में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रही हैं, जहाँ पर 1 अगस्त को इसका फाइनल होगा जेवलिन थ्रो का, जिसमें उनके साथ साथ नीरज चोपड़ा भी होंगे। श्रीलंकन है जो जेवलिन थ्रो है, जिन्होंने अभी हाल ही में सबसे लंबी थ्रो की, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इंडिया के एक और बड़े अच्छे जेवलिन थ्रोवर हैं, उनके साथ भी उनका कंपटीशन होगा। तो अरशद नदीम के लिए यकीनी तौर पर जो हम दुआई कर सकते हैं कि वो आज भी कामयाबी हासिल करें और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। सही, ठीक है। मैं सलीम साहब आपके जाने आना चाहती हूँ। अगर हम बात करें, ICC ने जो ODI और T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट चेंज किया है, हम क्या विजिबल चेंज देखेंगे? ODI वर्ल्ड कप में अब उन्होंने सुपर सीरीज़ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, वो राउंड ऐड हो रहा है बॉटम जो टीम्स हैं उनके लिए। और T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसमें 5 ग्रुप्स और एलिमिनेटर मैचेस होंगे। तो इससे ये जो गेम्स हैं, दोनों फॉर्मेट्स हैं, कितने कंपेटिटिव होंगे? देखिए, जो सुपर सीरीज़ वाला है इससे तो जो एसोसिएट टीम्स है उनको फ़ायदा होगा, और बाकी जो उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं ऐसी, उससे फ़ायदा होना है ICC को, क्योंकि जो नया एक जो बना रहे हैं फॉर्मेट, ये उससे मैच बढ़ सकता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान का मैच बढ़ेगा तो उससे फ़ायदा तो अल्टीमेटली ICC को ही होना है। साथ में कुछ थोड़ी सी चीज़ें, जैसे ये एक क्वार्टर फाइनल तक समझे हो जाएगा, एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वाला उन्होंने जो एक नया सिस्टम बनाया है वो कहलाया जा सकता है। और थोड़ा थोड़ा एलिमिनेटर वगैरह, जो थोड़ा थोड़ा ये जो फ्रेंचाइज लीग्स वगैरह हैं उससे भी मुतासर होकर कुछ चेंजेस किए हैं। मकसद सारा यही है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल करें। और अब तो वनडे का तो इवेंट चूँकि अगले साल ही होना है, तो इन्होंने एकदम से ये डिसीजन लिए हैं, तो अब इस पर देखते हैं कितना इम्पैक्ट आता है। लेकिन जाहिर है कुछ सोच समझ के ही किया होगा। T20 के हवाले से जो सबसे बड़ा एक फ़ैसला ICC ने किया है, फैसला क्या बातचीत की है, वो एक क्लब लीग शुरू करना चाहते हैं, जैसे फुटबॉल में होती है ना, उस तरह से एक क्लब लीग जिसमें हर मुल्क की जो फ्रेंचाइज चैम्पियन है उसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पे इस पे बातचीत हुई है, लेकिन एक कमेटी बना दी है जिसमें तमीम इकबाल भी हैं और भी कुछ लोग हैं। और उसके बाद इस पे मज़ीद डिसीजन जो है डिस्कशन है की जाएगी आगे जाके बेहतरी के लिए फॉर्मेट्स की। इसी के साथ ही प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त खत्म हुआ जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।